This is the NCERT series of क्लास 11th। सो फाइनली आप लोगों का क्लास 10th ख़त्म हो चुका है और यहाँ से आज नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है आपका NCERT सीरीज। होप आप लोगों ने मैथ को अच्छे ढंग से पढ़ा है, फिजिक्स के लिए और इवन केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ आज पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है, फिजिक्स वर्ल्ड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ जो समझना ज़रूरी है। फिजिक्स के लेकर अप्रोच करना एक अलग ढंग से ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है फिजिक्स को क्लास 10th में, वो एक थ्योरी टाइप से पढ़ा होगा, आपने थ्योरी को यूज किया होगा। लेकिन यहाँ पर बात अलग है। यहाँ अगर आपने उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए, जो कंसेप्ट एक थ्योरी के स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, अगर वो नहीं समझे, फिर फिजिक्स को समझना मुश्किल हो जाएगी। जबकि अगर आप कंसेप्ट को एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कितने भी सवाल लगा लो, आपसे बन जाएंगे। तो ऑनलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं यही बोलूँगा कि आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होना चाहिए। ऑनलाइन की एक ड्रॉबैक है कि आप इफ़िशियंसी दे नहीं पाते, तो अपना फोकस बनाए रखिएगा। और इवन जो भी क्वेश्चन है वो मैं एक एक करके लास्ट में लूँगा। पहले अभी पूरा ध्यान समझने पे होना चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो एक पेंसिल ले लो आप, पेपर ले लो आप, और उसको नोट टिक करते चलना कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है इवन। और नोट्स के लिए टेंशन नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट में। तो आप पूरा ध्यान समझने पे लगाओ, और कॉपी पेन पेंसिल तो होना चाहिए आपके पास, और जो क्वेश्चन लगाए जाएंगे उसको आपको करने हैं। तो इतने सारे चीज़ों को लेके बैठे आप और स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप बोलोगे सर इंटरेस्टिंग कैसे है? इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें जितनी सारी हम बातें करेंगे वो सब प्रैक्टिकल बातें होंगी। आपने कहीं ना कहीं उसको ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, या इवन उसको महसूस किए होंगे। तो फिजिक्स में जो भी बातें होगी वो आप देखे होंगे कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ को समझना आसान हो जाता है। फिजिक्स एक बहुत ही वाइड रेंज सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अलग अलग ढंग से पढ़ोगे तो इसमें बहुत ही वाइड है। लेकिन आपका बोर्ड भी देने हैं इसी में आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकालने हैं। तो दोनों को देखते हुए हम लोग एक प्रिसाइज वे में एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला इंट्रो लेक्चर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो फिजिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। जो फिजिक्स की हम बात करते हैं उसमें हम स्टडी करते हैं नेचर की और नेचुरल फिनोमेना की। अच्छा, नेचर क्या होता है? नेचर क्या, आप जिस अर्थ पे रह रहे हो, क्या आपने बनाया है क्या उसे? नहीं, ये पहले से है। क्या सन से जो लाइट आती है, क्या आपने बनाया क्या, या किसी इंसान ने बनाया क्या? नहीं, वो एक नेचर में पहले से है। तो इस चीज़ को, जो चीज़ें पहले से है, उसको आसानी से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब होता है दूसरा टॉपिक है कि नेचुरल फिनोमेना क्या होता है। अच्छा, नेचुरल फिनोमेना जस्ट लाइक ऐसे समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है तो नीचे की तरफ ही गिरती है। तो इसमें अपन ने या किसी साइंटिस्ट ने इसको कुछ नहीं किया, वो पहले से गिरती आ रही थी, वो आज भी गिरेगी। दिस इज़ कॉल्ड अ नेचुरल फिनोमेना। तो हम जब नेचुरल फिनोमेना को जब स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। जैसे न्यूटन ने, आपने सुना होगा कि सेब गिरा, उसके बाद उसने ग्रेविटेशन के बारे में बताया कि हाँ ये ग्रेविटेशन होता है। क्या मैं पूछता हूँ कि क्या सेब पहले नहीं गिरती थी? न्यूटन से पहले वो सेब गिरता था कि नहीं गिरता था? गिरता ही था। इसका मतलब हुआ कि हम जितनी नेचुरल फिनोमेना को जानते हैं, उसके अलावा लाखों ऐसे नेचुरल फिनोमेना हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, और इवन अभी साइंटिस्ट को भी नहीं पता, वो आज भी खोजे जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फिजिक्स में जितनी बातें पढ़ते हैं वो बहुत कम है। तो अपन एक एक बातें करेंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी क्या डिस्क्रिप्शन दिया, क्या विचार व्यक्त किए हैं साइंस के बारे में। तो उन टॉपिक को देखेंगे।
तो द स्कोप ऑफ फिजिक्स और इन जनरल साइंस की बात करें तो वेरी वेरी वाइड, मतलब बहुत बड़ा रेंज है। इसको हम लोग प्रिसाइज वे में पढ़ते हैं छोटे करके। डिस्क्रिप्शन है बाय साइंटिस्ट। यहाँ पर अब समझते हैं हर एक साइंटिस्ट, जो जो फेमस साइंटिस्ट के बारे में आप जानते हो, सब ने कुछ साइंस अगर साइंटिस्ट है तो साइंस के बारे में कुछ ना कुछ बोला होगा, उनकी अपनी राय विचार होगी। तो पहले अगर आप इस सब्जेक्ट में, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, अगर आप फिजिक्स को समझना चाहते हो तो उन साइंटिस्टों के बारे में समझते हैं पहले, जो उन्होंने साइंस के बारे में क्या बोला, उन्होंने फिजिक्स के बारे में क्या बोला, उनका फिजिक्स का अप्रोच कैसा था, उन्होंने फिजिक्स को कैसे देखा। तो एक वे होता है देखने का कि आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हो। तो देखिए अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या दिया। जो पहले साइंटिस्ट जिनका मैं अभी नाम यूज करने वाला हूँ, उनका नाम है आर ब्रूस लिंडसे। इन्होंने भी देखो बोला है कुछ। इन्होंने क्या बोला साइंस के बारे में? इन्होंने बोला कि साइंस इज अ मेथड, साइंस इज अ मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग creating and understanding human experiences आर ब्रूस लिंडसे ने क्या बोला साइंस के बारे में कि साइंस इज अ मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। जो मानव एक्सपीरियंस करता है, जिसको डिस्क्राइब करता है, जिसको क्रिएट करता है, उस मेथड को हम लोग साइंस बोलते हैं। इस बात को किसने बोला था? आर ब्रूस लिंडसे ने। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हॉल्टन। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, हॉल्टन। इन्होंने क्या बोला? साइंस इज द ever unfinished question to discover all facts, the relationship between the things and the law by which the world runs। इनका क्या बोलना है? बोलते हैं कि साइंस इज द ईवर अनफिनिश्ड क्वेश्चन टू डिस्कवर। मतलब साइंस एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी तरीके से फिनिश्ड नहीं है, पूरा नहीं है। ऑल फैक्ट्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स एंड द लॉ बाय विच वर्ल्ड रन्स। हमारी जो दुनिया चलती है, जिस रूल के लॉ के द्वारा चलती है, वो उस लॉ के बीच में और एक वस्तु के बीच में, जो हमारी सोच है, थिंग्स है, उनके बीच में
ये क्या करता है कि एक रिलेशनशिप बनाता है। इस बात को हम लोग साइंस बोलते हैं। यानी कि ऐसे समझिए इसको कि आप कोई भी काम करते हैं और उसमें किसी लॉ को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाते हो, बाइक में पेट्रोल डालते हो आप, तो उसमें कौन सी ऐसी प्रोसेस करते हो, कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो आप उस पेट्रोल को यूज करा के आपके चक्के को रोटेट करा देता है। कुछ तो ऐसा प्रोसेस लगा होगा, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं साइंस। तो हॉल्टन ने भी कुछ ऐसा ही जानकारी दिया जो आर ब्रूस लिंडसे ने दिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट का। वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट जिनके बारे में आप जानते हो, जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। नाम सुना है इनका? सुना ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन की अल्बर्ट आइंस्टीन हो क्या। तो जानते हैं इनके बारे में, बहुत डिटेल से भी पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत सारे खोज किए हैं। देखिए, द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिव या इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड इज that it is comprehensible। क्या बोला, इस बात को समझते हैं क्या लिखा है इन्होंने। द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग्स, जो सबसे ज़्यादा ना समझदारी वाली चीज़ है, जिसको आप नहीं समझ पाते हैं, अबाउट द वर्ल्ड डैट इज इट इज़ कम्प्रिहेंसिबल। मतलब कि आप जिसको समझते हैं कि समझ गए हैं, वो एक्चुअली में समझ से बहुत दूर है। जैसे जितनी आप नॉलेज को कंस्ट्रेन कर पाए हैं, जैसे आप जितनी सारी बातें जानते हैं, वो बातें किसी एक टॉपिक के लिए, साइंस के टॉपिक के लिए बहुत कम है। मतलब आपने उसका कुछ परसेंटेज जाना है, उसका 100% आपने नहीं जान लिया। चाहे कोई सा भी आपने फिजिक्स पढ़ा हो, साइंस पढ़ा हो, तो आपने जो टॉपिक को जाने हो, पढ़े हो, वो टॉपिक सबसे बड़ा कम्प्रिहेंसिबल ये है कि आपने उसके बारे में नहीं जाने हो। कि अगर हम ऐसा सोच ले कि हमने पूरा जान लिया, तो ये चीज़ें एक लिमिट हो जाती है किसी भी क्षेत्र के लिए। और वो आइंस्टीन कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी क्षेत्र में ऐसा लिमिटेशन बने, क्योंकि उनका मानना है कि आप जितनी चीज़ों के बारे में जानते हो या हम जितनी चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो बहुत कम है उस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आइजैक न्यूटन। डू यू नो दैट द फादर ऑफ फिजिक्स? फोर्थ, इनके बारे में तो सुने ही होंगे आप लोग। आइजैक न्यूटन से भी गिरा ग्रेविटेशन। गैलीलियो के बारे में पढ़ा तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बहुत ही शातिर दिमाग। इवन जो आप कैलकुलस पढ़ोगे उनमें भी इनका क्षेत्र है, इनका योगदान है। तो इन्होंने ऐसे कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जो फिजिक्स में जहाँ पे इनकी चर्चा ना हो। इसलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो समझते हैं इन्होंने क्या बोला। नेचर इज प्लेस्ड with simplicity and
effects, not the pumps of super fluency causes। क्या बोला उन्होंने? नेचर इज प्लेस विथ सिंप्लिसिटी। हमारी जो नेचर है ना, वो भरी बड़ी है सिंप्लिसिटी से एंड उसके इफ़ेक्ट्स से। लेकिन नॉट द पम्प्स ऑफ सुपर फ्लेंज कॉजेज, मतलब कि ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाला चीज़ें नहीं होता कि मतलब एक आग से लगेगा कि ये क्या हो गया। तो नेचर एक अपने तरीके से काम करता है, बस उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। जैसे न्यूटन ने अपनी कौन से लोग हैं, न्यूटन का अगर थोड़ा सा दिमाग के बारे में पढ़े तो आप चलते रहते हो, जाते रहते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ घटती रहती है, आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। मतलब हो सकता है कि आप या हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखे होंगे जिनको साइंटिफिक तरीके से नहीं देख रहे होंगे। तो उनका मानना था कि नेचर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, जिसको हम लोग कंसिडरेबल नहीं करते हैं, और वही फेनोमेना जो होता है ना, वो नेचर में एक अलग अलग प्रकार से हमको टाइम टू टाइम बिहेव कराती है कि हाँ ऐसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेब वाली स्टोरी आपने सुना होगा। तो आप ये बताओ कि सेब क्या न्यूटन के थ्योरी देने से पहले या फिर उसको डिस्कवरी करने से पहले क्या सेब ऊपर से नीचे की तरफ नहीं गिरती थी? गिरती थी। लेकिन न्यूटन ने उसे ऑब्जर्व किया एकदम सिंपल तरीके से। कितना छोटा सा बात है, उसको ऑब्जर्व किया और सोचो कि उन चीज़ों को सोच कर, सेब वाली चीज़ों को सोच कर उसको रिलेट कर दिया दो प्लैनेट्स के बीच में। आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, ग्रेविटेशन, धरती से कुछ कुछ तो ऐसा एक फोर्स होता है जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसको ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ये नहीं बोला था कि सिर्फ धरती अट्रैक्ट करती है। जब ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो मैं तुमको समझाऊंगा कि हर एक चीज़, जितने सारे मास वाले चीज़ हैं, जैसे आप में, मेरे में, या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में मास है, वो हर एक चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। उसमें ग्रेविटेशन है, एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो लेट्स देखते हैं, जब इनकी बारी आएगी ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, तो वहाँ एक एक बात को समझेंगे जो क्लास 10th के नॉलेज से आपका कई हटके होगा वहाँ पे, और थोड़ा अलग ढंग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट का बात करते हैं। पांचवें साइंटिस्ट, इनका नाम है हाइजेनबर्ग। नाम सुना है आपने कभी? नहीं सुने हो, कोई बात नहीं। हाइजेनबर्ग के बारे में आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, इवन केमिस्ट्री में पढ़ोगे। इनने अनसर्टेनिटी का थ्योरी दिया था, लॉ दिया था इन्होंने, एक मेथड बताया था जो केमिस्ट्री में है। तो इनके बारे में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो इनके बारे में देखिए ये क्या बोलते हैं। इन्होंने साइंस के बारे में क्या बोला है। इन्होंने बोलता है द टास्क ऑफ साइंस, द task of science both to extend the range of our experience and to reduce it to order
इट टू ऑर्डर। देखिए इन्होंने क्या बोला, द टास्क ऑफ साइंस बोथ एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस। मतलब ये अपन के क्या करते हैं कि जब आप साइंस का टास्क क्या है, साइंस दो काम करती है। इनका मानना है कि दो काम करता है। पहला कि आप जितनी चीज़ों को समझे हो, जानते हो, उस रेंज को बढ़ा देता है। और दूसरा कि रिड्यूस इट टू ऑर्डर, मतलब आपके जो प्रायोरिटीज है उसको क्या करता है, उसको कम करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं इसको। पहले अपन लोग पैदल चलते थे, फिर साइकिल, फिर मोटर कार, फिर अपन ने कार, फिर जेट, एरोप्लेन सब बनाया। तो साइंस में चीज़ें क्या हुई, पहले पैदल, अगर मान लो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है पैदल, आपको बहुत टाइम लगेगा। फिर अगर आपको वही चीज़ को अगर बाइक से करते हो, बाइक उठाते हो चल देते हो, तो उससे पैदल से कम टाइम लगेगा। कार ले लो, सेम जैसा चीज़ें। अगर आप एरोप्लेन से जाते हो उससे भी कम टाइम लगेगा। तो आपकी ऑर्डर को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस करने का काम कर रहा है। आप सोचो कि आपको मैं बोलूँ कि 100 किलोमीटर पैदल चलना है, आप घर से नहीं निकलोगे। लेकिन आपको मैं बोलूँ कि आज कार में बैठना है, 100 किलोमीटर चलना है, तो हो सकता है कि आप निकल लोगे। आपको बोलूँ कि एरोप्लेन से चलना है तो बोलोगे ठीक है चल लूँगा। तो ये क्या करता है कि आपकी ऑर्डर, जो एक्सपीरियंस ऑर्डर है आपका, जो लाइफ का एक्सपीरियंसेस है, उन ऑर्डर को और क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। आपकी काम को, आपके तरीके को वो क्या करता है, कम टाइम में देने का काम करता है। ऑर्डर इन द सेंस की टाइमिंग, आपके टाइमिंग को बचत कराता है। और दूसरी नंबर बात कि आप जो सोचते हो, पहले आप सोचो कि पैदल सोचते होगे चलने का, फिर मोटर कार से सोचा, फिर आपने सोचा कि कार लेते हैं, फिर आपने सोचोगे कि अब मुझे एक प्राइवेट जेट लेना है। तो आप ऐसे सोचते हो ना कि हाँ मुझे ये चीज़ें ऑर्डर में चाहिए। तो आप क्या करते हो, अपनी रेंज को बढ़ाते हो, इनको कई सारे तरीके से जानने का प्रयास करते हो। पहले आप खुद के प्लानट के बारे में जानते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं, इसरो ने इसरो से साइंटिस्ट लोग जाने वाले हैं अभी स्पेस में, तो आपको लगता है कि और जानना चाहिए। तो ये क्या करता है ना, आपकी जब साइंस के बारे में पढ़ोगे तो ये क्या करता है कि आपकी रेंज को बढ़ा देता है, समझने का तरीका, और आपकी जो एफिशिएंसी है हर वो चीज़ में काम करने का, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। आप सोचो कि आप जिस टैब से आज या लैपटॉप से या मोबाइल से आप देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, उस लेक्चर से आज आज से 50-100 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो आप क्या करते, क्लासरूम में बैठते, हम कहीं आपके सामने होते तभी आप पढ़ा पाते। लेकिन आज क्या है कि आपसे हम बहुत दूर हैं और आपको हम ये लेक्चर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चीज़ों को आसान करने जा रहे हैं। तो रेंज को क्या किया, बढ़ा दिया। अ, वो हाइजेनबर्ग का, होप कि आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि क्या हाइजेनबर्ग उनका क्या कहना था। नेक्स्ट बात, मूव ऑन होते हैं 6 नंबर। इनका नाम है बेट्रेंट रसेल। बेट्रेंट रसेल। इन्होंने क्या बोला वो समझते हैं। इन्होंने बोला कि वी नो वी नो very little and yet it is astonishing astonishing that
वी नो so much and still more astonishing that so little knowledge can give us so much power। इन्होंने क्या बोला कि वी नो वेरी लिटिल एंड येट इज एस्टोनिशिंग दैट वी नो सो मच एंड स्टिल मोर एस्टोनिशिंग दैट सो लिटिल नॉलेज कैन गिव अस सो मच पावर। मतलब साइंस के बारे में आप जितना जानते हो, जितना आप जानते हो साइंस के बारे में, वो वो नॉलेज कम है। इनका कहना था कि आप जितनी साइंस के सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि आप साइंस के बारे में जितना जानते हैं वो बहुत कम है। और उससे भी आश्चर्यजनक बात ये है कि हम जितना जानते हैं, जितनी छोटी सी नॉलेज जानते हैं, उससे हमें बहुत सारी पावर मिलती है, मच पावर मिलता है, मतलब बहुत पावर मिलता है। तो आप सोचो कि आप अगर साइंस को और जानोगे तो कितना पावर मिलेगा आपको। तो इनका कहना था कि हम जितनी साइंस के बारे में जानते हैं बहुत कम है, लेकिन जितना जानते हैं उससे हम बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें करते हैं और पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा है उतनी ही लिटिल नॉलेज से, साइंस से। इनका कहना था। तो आपको साइंटिस्टों के बारे में आज मैंने डिस्क्राइब करके बताया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है कि फोर्सेस कैसी हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में आप ये समझोगे, फिजिक्स वर्ल्ड में आपको जानना है कि साइंटिस्ट क्या बोलना चाहते हैं। उसके बाद आप कौन कौन से मेजर फोर्सेस हैं जो पूरी फिजिक्स में यूज होती हैं, उन फिजिक्स के बारे में जानोगे। कुछ फंडामेंटल कंपैरिजन होगा कि फिजिक्स का रेंज कितना तक है, आप कितने तक फिजिक्स को स्टडी करोगे, आपके आपके लिमिटेशन कितनी है आप स्टडी करने का। तो वो सारी बातें हम जानेंगे, उनको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी सवाल है, किसी का है, तो मैं अब ओपन कर रहा हूँ, एक एक करके आपका सवाल लूँगा। तो जो भी सवाल है आपका, जैसे भी है, और सवाल पूछने से थोड़ा भी नहीं हेजिटेट होना है कि अपन सवाल पूछेंगे तो क्या होगा। इवन देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर है, सीखेंगे वही जो सीखना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर अगर वो क्यूरियोसिटी है कि मुझे सवाल पूछना है, चाहे क्या टीचर इरिटेट क्यों ना हो रहा हो, कोई बात नहीं है, आपको सवाल पूछना है तो पूछना है। बस आपके डाउट्स हो रहे हैं तो हाँ, ये नहीं कि लेक्चर के बीच में आपको पूछना है। जब आपको बोला जाएगा कि पूछने के लिए, तो आप जितनी सारी, सबको मौका मिलेगा, अ, आप सब एक एक करके सवाल पूछें हमसे। इवन जो मुझे नहीं पता होगा, मैं ये देखो, साइंस एक लिमिट, मैं भी पहले ही बता चुका हूँ कि साइंस का कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, मुझे एक एक रेंज में तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ वो रेंज तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है, नो डाउट। लेकिन हाँ, तुम्हें कोई ऐसा सवाल है जो तुमको लगे कि मुझे पूछना है, और मुझे लगा कि वो तुम्हें बताना है, जो तुम्हारे रेंज में है, तो मैं उन सवालों को, अगर मुझे नहीं आएगा, मैं उनको ढूंढ के सीख कर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो सवाल को उठाते हैं एक एक करके, सब अपना अपना सवाल को उठाएंगे। क्या किनका क्या सवाल है? अंकित, अच्छा, तुम्हारा क्या बोलना है? सर, न्यूमेरिकल फिजिक्स में हमसे नहीं बनता है, कैसे होगा? देखो,
फिज़िक्स में न्यूमेरिकल नहीं बनता है वो हम बात की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इस टॉपिक की बात कर लेते हैं जो तुमसे क्या क्या टॉपिक में पूछा है। इस टॉपिक से पहले तुम सवाल करो कि वैसे सवाल मत करो जो आस्क मी एनीथिंग में पूछे जाते हैं। मैं ये तुमसे ये बोल रहा हूँ कि अभी क्या पूछना है तुम्हें। इस टॉपिक जितने मैंने समझाया उस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसकी बात करो। अनीसा भारती। ओके सर व्हाट इज़ द कमेंट। पहली बार तो तुम लोग व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिखना बंद करो। मुझे थोड़ा भी व्हाट्सअप लैंग्वेज नहीं आता। थोड़ा सा तुम लोगों से मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ढंग से सवाल लिखा करना। अ, मैं प्रयास करूँगा लेकिन फिर भी मुझे व्हाट्सअप लैंग्वेज नहीं आती है। थोड़ा ढंग से लिखा करो सवाल को। सी अबाउट द स्पेस एंड हाँ इस बेटा स्पेस के बारे में भी पढ़ना है तुम्हें। थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ना लेकिन कुछ पढ़ोगे तुम स्पेस के बारे में। फिजिक्स में ही पढ़ोगे। स्पेस के बारे में तुम पढ़ोगे। स्पेस इज़ नॉट अबाउट द एक टॉपिक। मतलब तुम इसको एक टॉपिक नहीं बोल सकते हो। वो स्पेस में बहुत सारी फेनोमेना होती है जिसको तुम अलग अलग तरीके से पढ़ोगे। तुम किस पर्पज़ से पढ़ रहे हो स्पेस को। स्पेस अपने आप में एक फिजिक्स है। मतलब समझो कि तुम किसके लिए पढ़ रहे हो। क्या तुम हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हो, क्या तुम किसी एस्टेरॉइड्स के लिए पढ़ रहे हो, क्या तुम लाइट के लिए पढ़ रहे हो, क्या तुम उसको कैसे पढ़ रहे हो। तो तुम्हारे सिलेबस में जो अभी फ़िलहाल है वो ग्रेविटेशन है। तुम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ोगे। हाँ उससे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो लिमिटेशन है उनके बारे में एक एक करके उठाएंगे देखेंगे।